सब्सक्राइब कीजिए पढ़ाई वाला चैनल को क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पढ़ाई वाला। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए पढ़ते हैं। So friends, as we have seen, transportation plays an important role in human being as it helps in the movement of gases, nutrients and waste material from one body part to another. Similarly, in case of plants, transportation is also very important as the nutrition, water and whatever glucose is made in the leaf is transported to different parts through this process. So let's see how this machinery work in case of plants. तो जैसा कि हम देख सकते हैं, वाटर एंड मिनरल्स जो सॉइल के अंदर सॉइल है, इसके अंदर ये वाटर एंड मिनरल अवेलेबल होगा। ये रूट्स के थ्रू प्लांट में अपटेक किया जाएगा। देन ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट जहाँ पे होगी, जैसे ये लीफ है तो यहाँ पे वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है ग्लूकोज बनाने के लिए, जो कि हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था। तो वहाँ से ग्लूकोज बनता है, फिर ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ ग्रोथ हो रही है, साथ ही साथ रूट्स को भी, बिकॉज वो भी डेफिनेटली प्लांट का पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ, तो हर जगह ये ग्लूकोज जाता है। साथ ही में ये जो ग्लूकोज है हमारा, जो ग्लूकोज बन रहा है, ये रूट्स में या फ्रूट अगर कहीं है तो वहाँ स्टोर भी होगा। यहाँ अगर फ्रूट है तो ये फ्रूट में ग्लूकोज स्टोर होगा। साथ में रूट में अगर स्टोर होना है, जैसे पोटैटो हो गया, तो उसमें जाके वो स्टोर होएगा। तो इस तरीके से ही ट्रांसपोर्ट हर चीज़ का, चाहे वो वाटर मिनरल हो या जो प्रोडक्ट ग्लूकोज बन रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब हमने देख लिया है कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें वाटर और मिनरल्स हैं और साथ ही साथ फूड जो बन रहा है ग्लूकोज प्लांट के लीफ में, वो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो प्रोसेस से होता है। एक इसमें वर्क करता है ट्रांसपिरेशन और दूसरा ट्रांसलोकेशन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। If you are new to our channel, it's just a reminder that we have started a quiz and the questions for the quiz are in the video. So comment your answers and we will mention your name in our next video. Before we actually see the mechanism of transpiration and translocation, we have to recall our two basic knowledge about diffusion and osmosis. So let's see what is diffusion and what is osmosis. Diffusion is the movement of substances from an area of high concentration to an area of lower concentration by random movement of the molecules or ions or the substance. The molecule move along a concentration gradient. This movement continues till the concentration of the molecules become the same. तो कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूज़न के केस में मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, जिसमें मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे एक हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। मतलब एक हायर, जैसे इस केस में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या कुछ भी हमने डाल दिया तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और विथ टाइम ये मूव करके हर जगह पहुंच जाएगा जहाँ जहाँ इसका कंसंट्रेशन लो है। ठीक, और ये तब तक होगा जब तक कि सब जगह कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए, टिल द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम सेम। अब इसका एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे घर पे अगर कुछ परफ्यूम या अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका फ्यूम पूरे रूम में फैल जाता है। एक जगह हमने स्प्रे किया तो वो पूरे रूम में उसकी खुशबू आने लगती है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ जस्ट डिफ्यूज़न। Osmosis is the net movement of water molecules, solvent molecules, through a differentiably permeable or semi-permeable membrane from low solute concentration to region of high solute concentration. तो डिफ्यूज़न के केस में आयंस और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होएगा, और वो भी वहाँ से जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है। मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जहाँ लो रहेगा वहाँ से सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जिधर हाई है उधर की तरफ। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा एक वेसल है जिसमें
एक साइड लिक्विड जो है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और दूसरे साइड जो लिक्विड है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। एक में मतलब कम चीनी डाली है हमने और दूसरे साइड ज़्यादा चीनी डाली है, ठीक। सॉल्यूशन बन गया। अब होगा क्या कि विथ टाइम, और ये साथ में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उस तरीके की मेम्ब्रेन होती है जो एक डेफिनेट चीज़ को पास करे। अगर पानी का मूवमेंट होना है तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट होएगा, वहाँ से सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हो सकता। तो विथ टाइम होगा क्या कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करके इस वाले में जाएंगे, मतलब इस तरीके से कुछ मूवमेंट होगा। सॉल्यूट अपनी जगह पे रहेंगे और पानी मूव करके दोनों के कंसंट्रेशन को, मतलब अगर हम इसको लेफ़्ट साइड कह रहे हैं और इसको राइट साइड कह रहे हैं तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड का कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम हो जाएगा। हमने ये तो देखा कि रूट्स वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन ये पानी सॉइल में दो तरीके से होता है। पहला जो है वो है ग्रेविटेशनल वाटर। ये कैटेगरी आफ्टर रेनफॉल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेट्स डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड रीचेस वाटर टेबल, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। तो होता क्या है कि जब बारिश होती है तो जो पानी है वो परकुलेट करके, मतलब अगर ये सरफेस है तो यहाँ से परकुलेट करके नीचे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे चला जाता है और इसको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ कैपिलरी वाटर। After gravitational water has drained down, a large amount of water is retained in minute interstitial spaces in the form of thin films surrounding the soil particle. This is called capillary water. It is the source of water that a plant absorbs from the soil. होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल वाटर है, बारिश का पानी है, वो परकुलेट करके नीचे चला गया, लेकिन कुछ अमाउंट का पानी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में रिटेन हो जाता है। सॉइल पार्टिकल के बीच में जो इंटरस्टेशियल स्पेस है उसमें रह जाता है थिन फिल्म के रूप में, और इसी को कैपिलरी वाटर कहते हैं। एंड यही वो वाटर है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है। ग्रेविटेशनल वाटर को नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना नीचे तक प्लांट की रूट्स नहीं पहुंच पाती हैं। ये वहीं तक पहुंच पाती हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो थिन फिल्म वाटर की बनी है उसको लेते हैं, और उस पानी को कैपिलरी वाटर कहा जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि विच फॉर्म ऑफ वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, तो वहाँ पे कैपिलरी वाटर आंसर रहेगा। अब पानी तो रूट ने एब्जॉर्व कर लिया, कैपिलरी वाटर जो है उसको एब्जॉर्व कर लिया। अब इसको प्लांट में ऊपर, मतलब कंडक्ट कौन करेगा, ऊपर लेके कौन जाएगा, तो ये जिम्मेदारी जाइलम की होती है, ठीक है। In plants, water and minerals are absorbed mainly from the soil and then transported upward through specific tissues called xylem. साथ ही साथ ऑर्गेनिक फूड विच आर सिंथेसाइज्ड इन ग्रीन लीव्स, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना, एंड हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड फ्लोएम। तो वी हैव xylem एंड फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट या कंडक्ट थिंग्स इन द प्लांट्स। आज के क्विज़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये फिगर को आपको लेबल करना है ABCD। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। Xylem, as we have seen, it is the conducting tissue in case of plant which conducts water. It is made up of four kind of cells, that are tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers, and it involves three interconnected processes. This transport of water includes three processes. First is absorption of water and minerals, uptake or upward movement of water and minerals, and the third is transpiration, that is loss of water in the form of vapors. तो सबसे पहले क्या होता है कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है रूट से, एंड देन इसका अपवर्ड मूवमेंट, जो एब्जॉर्व किया गया इसको अपवर्ड मूवमेंट, मतलब प्लांट में ऊपर की तरफ मूवमेंट होएगा जाइलम की वजह हेल्प से। साथ में ये चार सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में। देन थर्ड ट्रांसपिरेशन, दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। तो अगर ये प्लांट है, इसकी लीव्स है, यहाँ से स्टोमेटल ओपनिंग से वाटर का लॉस होता है, और इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए रूट्स वाटर को वापस
एब्जॉर्व कर कर ऊपर की तरफ भेजती हैं। वी हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। द वाटर एंड मिनरल्स आर absorbed by plants from the soil through root hairs and root apex। तो जो वाटर एंड मिनरल्स है, जैसा कि हमने देखा था, रूट से एब्जॉर्व होते हैं। तो रूट में रूट हेयर होता है और रूट अपेक्स जो रूट का इस तरीके से टिप है, तो ये रूट अपेक्स, यहाँ से भी रूट वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन कंसनट्रेशन बिटवीन सॉइल सॉल्यूशन एंड रूट हेयर्स। Water molecules move from higher water potential to low water potential and then to xylem vessels and tracheids। तो होता क्या है कि ये जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर इस तरीके से समझ लीजिए, और ये रूट एपेक्स है। तो रूट हेयर का वाटर पोटेंशियल कम होता है, या यूँ कह ले उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है, और जो सॉइल है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, या यूँ कह ले उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल कम होता है। तो इधर से मूवमेंट इधर की तरफ होएगा और फिर ये आगे जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। देयर इज़ अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट टू जाइलम वेसल एंड ट्रैकीड्स, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड। जैसा कि हमने बताया था कैपिलरी मूवमेंट, तो ये कैपिलरी मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब एक कॉलम बने वाटर का, मतलब कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ आ गया एयर बबल या बीच में वाटर लगा ही नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। तो कैपिलरी मूवमेंट जो है, इसी वजह से पानी एब्जॉर्ब हुआ और वो पुश कर करके ऊपर पहुंचा दिया गया। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्ब होने के बाद जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज़ ड्यू टू रूट प्रेशर। Root absorb water and exert pressure which pushes the water molecules upward, or transpirational pull. Transpirational pull generated in leaves pull the water column filled in xylem vessel and tracheids। तो दो कारणों से होता है, एक तो है रूट प्रेशर और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को अब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, और हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पुश करेगा क्योंकि ये इधर से अब्जॉर्व कर रहा है, एक प्रेशर लगा रहा है, तो ये पुश कर करके वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे। साथ में दूसरा फैक्टर जो काम कर रहा है वो है ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशनल पुल में क्या हो रहा है कि प्लांट है, इसमें लीफ है, यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है। तो जब लॉस हो रहा है तो ये लीफ अपने उसके पास जो जाइलम वेसल और ट्रैकीड है वहाँ से वाटर को पुल कर रही है अपनी तरफ, ठीक है। उसमें जो वाटर कॉलम है जिसमें पानी का मॉलिक्यूल है उसको ये अपनी तरफ पुल कर रही है। इसने पुल किया तो नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर आएगा, उसके नीचे वाला उसके ऊपर। तो इस तरीके से एक कंटिन्यूअस कॉलम पहले से बनी है जो कि अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। सो लेट्स सी जाइलम इन डिटेल। जाइलम सेल्स form long tubes that transport material, and the mixture of water and nutrients that flows through the xylem cells is called xylem sap। xylem cells हैं जो वो एक लॉन्ग ट्यूब फॉर्म करती हैं जो कि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है, और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो कि उस ट्यूब में प्रेजेंट रहता है उसे जाइलम सैप कहते हैं, ठीक है। These substances are transported to passive transport। दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव के केस में एटीपी खर्च होती है और पैसिव के केस में नहीं होती है, ठीक है। सो द प्रोसेस डजंट रिक्वायर एनर्जी। द फिनोमिना दैट अलाउज जाइलम सैप टू फ्लो अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ये जो फिनोमिना है जो जाइलम सैप को ऊपर की तरफ मूवमेंट करने में हेल्प करती है उसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी बेसिकली एक कैपिलरी ट्यूब होती है पतली सी, जिसको अगर आप पानी में डिप करोगे तो इस पे पानी अपने आप ऊपर चढ़ता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप कोई टॉवल ले लिए, ठीक है, उसको किसी कंटेनर में डिप कर रहे हैं, पूरा नहीं हल्का से, ठीक है, इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक, ये पूरा पानी से भर दिया, तो देखेंगे कि इस टॉवल में पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा और एक टाइम आएगा कि ये पूरा टॉवल भीग जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस कैपिलरी कहलाता है, इसको भी कैपिलरी एक्शन आप समझ सकते हैं।
देन इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये जाइलम पैरेन्काइमा है। उसके बाद ये हमने वेसल्स दिखाए हैं, साथ में वेसल्स के साथ ट्रैकीड्स लगे होते हैं और इन ट्रैकीड्स को सपोर्ट करने के लिए जाइलम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो जाइलम में ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। देन अब जाइलम की डिफरेंट सेल्स को देख लेते हैं एक बार। Tracheids are long cells that help in transport of xylem sap and also provide structural support. तो ट्रैकीड्स ही वो हैं जो कि जाइलम सैप का ट्रांसपोर्ट करते हैं, साथ ही स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव वेसल एलिमेंट्स विच आर शॉर्टर दैन ट्रैकीड्स बट ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। दे आर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स बट डू नॉट इन जिम्नोस्पर्म लाइक पाइन ट्रीज। हमने हायर प्लांट्स को देखा है कि जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के केस में वेसल एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको वेसल एलिमेंट को टिक करना होगा। वेसल एलिमेंट्स हैव परफोरेशन प्लेट्स दैट कनेक्ट ईच वेसल एलिमेंट टू फॉर्म वन कंटिन्यूस वेसल। तो वेसल एलिमेंट्स में जो है वो परफोरेशन होता है जो कि एक वेसल एलिमेंट को दूसरे वेसल एलिमेंट से कनेक्ट कर एक कंटिन्यूस वेसल, एक कंटिन्यूस। अब इन सब चीज़ों को जो हमने पढ़ा उसको एनिमेशन और डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा जाइलम सेल और ये वाटर मॉलिक्यूल जो कि कंटिन्यूस कॉलम बना के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो इसमें 2 फोर्सेस काम करते हैं, कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन 2 मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब ये 2 अट्रैक्ट करके कोहेजन बना दिए और इन दोनों का आपस में अट्रैक्शन मतलब 2 से ज़्यादा जो हैं उनका आपस में चिपकना, उसको एडहेजन कहते हैं। तो होगा क्या कि ये दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे और एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम बनेगा। इनकी वजह से मॉलिक्यूल चिपक कर ऊपर बढ़ेंगे। रूट प्रेशर पुश कर रहा है और ट्रांसपिरेशनल पुल यहाँ से ये पुश कर रहा है। तो इसको देखते हैं, इधर एक और डायग्राम है। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट, इसको पुश किया गया, वाटर ट्रेवल थ्रू प्लांट एंड वाटर एवोपोरेट फ्रॉम लीव्स। तो यहाँ नीड है इसीलिए नीचे से पुल किया जा रहा है। अगर ये चीज़ होती ही ना तो ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ मिनरल जाते, वाटर जाते, जितनी नीड रहती उतना होता। और यहाँ हो क्यों रहा है? क्योंकि जो स्मॉल ओपनिंग है स्टोमेटा की लीफ में, वहाँ से कंटिन्यूस वाटर का लॉस होता रहता है, जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे हम ट्रांसपिरेशन को देखेंगे। तो व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, अब इस चीज़ को देखते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लिविंग टिश्यू ऑफ एरियल पार्ट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो लिविंग टिश्यूज़ में वही आ जाएगा, हमारा स्टोमेटा से ही बेसिकली ट्रांसपिरेशन हो रहा है। इट अकर्स मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न थ्रू स्टोमेटा। डिफ्यूज़न हमने इसीलिए पहले ही देख लिया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स या आयंस का या सब्सटेंसेस का हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट। अब होता क्या है, जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट हैं लोअर साइड ऑफ लीफ, ये किडनी शेप्ड गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं एंड दीज गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो होता क्या है कि गार्ड सेल में जब उनका कंसंट्रेशन चेंज होता है, ये कुछ इस तरीके के गार्ड सेल्स हैं, ये स्वेल होते हैं। तो जब ये स्वेल होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और जब अपने नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इसके साथ ही स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग 2 और फैक्टर्स पे वर्क करता है, जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पोटेशियम आयन पे, साथ ही साथ ग्लूकोज के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट टू लीव्स इन टेम्परेचर रेगुलेशंस। टेम्परेचर भी बहुत इफ़ेक्टिव वर्क करता है यहाँ पे। हायर टेम्परेचर पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन
रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई हो जाता है, तो ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, और अगर प्लांट को पानी नहीं मिलता है तो आपने देखा है कि वो कैसे मुरझा जाता है। ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन में डिफरेंस क्या है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन, क्योंकि दोनों में बेसिक चीज़ें बहुत कॉमन है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। So evaporation, it is loss of water from any wet surface in the form of vapor, whereas in transpiration it is loss of water vapor from plant surface. इवापोरेशन के केस में क्या है कि आपने ज़मीन पे भी पानी अगर गिरा दिया तो वेट सरफेस हो गई, और यहाँ से धीरे धीरे विद टाइम ये इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन ट्रांसपिरेशन ओनली इन प्लांट सरफेस, ये सिर्फ प्लांट से ही होता है, इस चीज़ को आप ट्रांसपिरेशन नहीं कह सकते। देन इट इज़ अ स्ट्रिक्टली फिजिकल फिनोमेना एंड इज़ गवर्न्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एक्सेट्रा, वेयर एज in case of transpiration it is partially physical and partially vital process and is governed by both environmental and internal factors. तो इवापोरेशन के केस में क्या है कि ये फिज़िकली पूरा फिज़िकल फिनोमेना है, और फिज़िकल फैक्टर्स पे ही अफेक्ट करता है, जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कितनी नमी है। अब बहुत ज़्यादा नमी है, बारिश का मौसम है, तो वहाँ पे उतनी जल्दी इवापोरेट नहीं होएगा, या बहुत कम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो भी इवापोरेशन नहीं होएगा। वहीं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपने डाला और वो तुरंत विद इन अ फ्यू मिनट्स वो इवापोरेट हो जाता है। वहीं ट्रांसपिरेशन के केस में ये दोनों फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी गवर्न होता है, साथ ही साथ इंटरनल फैक्टर भी इस ट्रांसपिरेशन को गवर्न करते हैं। देन इट इज़ अ फास्टर प्रोसेस एंड इट इज़ अ स्लोअर प्रोसेस। इवापोरेशन फास्ट है, ठीक है, फास्ट प्रोसेस है, वेट सरफेस वेट है और टेम्परेचर हाई कर दिया या आपने फ़ैन चला दिया, तो जैसी कंडीशन है उसमें ये बहुत तेज़ी से होएगा, पूरा पानी बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा। वहीं प्लांट के केस में इतना ज़्यादा पानी नहीं निकलता है। आपने फॉर एन एग्जांपल एक सरफेस को वेट किया 1 मग पानी से, तो ट्रांसपिरेशन में ये नहीं है कि 1 मग पानी चला जाएगा, 1 मग जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्लोअर प्रोसेस। Another thing which is very important that it is said transpiration is a necessary evil. क्वेश्चन आता है transpiration is a necessary evil, explain। तो ऐसा है कि उसको देखते हैं। Some plant physiologists believe that transpiration is a necessary evil as it does not produce any useful effect on the plant. On the contrary, it may produce water deficits and dehydration injuries in the plant. However, plants are unable to avoid this water loss. When stomata are open for exchange of CO2 and O2, there is no way to stop loss of water vapors through them. तो फिजियोलॉजिस्ट जो प्लांट की एक्टिविटीज़ को देखते हैं वो बिलीव करते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी एविल है। एविल बुरी चीज़, एक ज़रूरत वाली बुरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये कोई यूज़फुल इफ़ेक्ट प्लांट पे नहीं कॉज करता है, लेकिन ये वाटर डेफिसिट ज़रूर क्रिएट कर देगा और डिहाइड्रेशन प्लांट में ला देगा, मतलब पानी का लॉस कराएगा, साथ ही साथ डिहाइड्रेशन होगा प्लांट का। लेकिन प्लांट इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टोमेटा है, स्टोमेटा को ओपन होना ही है CO2 और O2 के एक्सचेंज के लिए, और फिर कोई उनके पास रास्ता ही नहीं है जिससे वो लॉस ऑफ वाटर वेपर्स को रोक सकें। सो दिस इज़ वाई इट इज़ अ नेसेसरी एविल, ये चाह कर भी नहीं रोक सकते, ट्रांसपिरेशन होगा ही। बातें हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पे। वाटर का ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया जाइलम से, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, जैसा कि हमने देखा है फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है। ये सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर से बना होता है। द हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिंथेसाइज्ड एट शूट एंड रूट टिप आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस। तो इसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स हैं।
साथ ही साथ जो हार्मोन्स हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट के, जो कि प्लांट के शूट टिप पे और रूट टिप पे बनते हैं, वो भी इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रनिंग पैरेलल विद जाइलम स्ट्रैंड्स। जो जाइलम है उसके साथ ही साथ ये फ्लोएम रन करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बने हैं, ग्लूकोज जो बना है हमारा, वो इससे ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से, और इस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देन अब फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा को देख लेते हैं। सीव एलिमेंट, दीज आर थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल विदाउट न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये थिन वॉल्ड लंबे होते हैं। प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ स्लेंडर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक पतला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग प्रिपेयर्ड फूड। जो फूड बना है उसको सीव एलिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। देन वी हैव कंपेनियन सेल, दीज आर लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल। ये लिविंग है, मतलब इनमें न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस है। लाइंग ऑन साइड ऑफ सीव ट्यूब्स, जो ये सीव एलिमेंट सीव ट्यूब हैं इनके साइड में रहते हैं। दे हेल्प सीव ट्यूब्स इन कंडक्टिंग द प्रिपेयर्ड फूड। ये भी हेल्प करते हैं सीव ट्यूब्स को कंडक्ट करने में फूड के। फ्लोएम फाइबर, these are thick walled fibers, they provide support to the plant, they are used for making ropes। ये जो फ्लोएम फाइबर हैं ये थिक वॉल्ड फाइबर्स होते हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और प्लांट की डेथ के बाद इसमें से रूप का मैन्युफैक्चर होता है, रस्सी बना सकते हैं। देन वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा, these are intermingled with sieve tubes, they store food and also assist transport of food material। ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये सीव ट्यूब में इंटरमिंगल्ड हुए रहते हैं और ये फूड को स्टोर करते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। फ्लोएम को और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ड्रैगमेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। ये हमारा फ्लोएम है जिसमें सबसे पहले ये सीव ट्यूब जो कि कंडक्ट करते हैं फूड को, इसके साथ कंपेनियन सेल लगे होते हैं, ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। देन ये कंपेनियन सेल न्यूक्लिएटेड होते हैं और सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है। देन वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा जो इस कंपेनियन सेल के साथ लगे हैं और ये सीव प्लेट है। सीव ट्यूब के एंड पे दोनों साइड सीव प्लेट्स होते हैं। फिर आ सकते हैं कंडक्शन में, तो ये सोर्स से सिंक की तरफ, मतलब सोर्स जहाँ है मटेरियल प्रेजेंट है और जहाँ डेफिसिट है उसे सिंक कहते हैं, ठीक है। तो सोर्स में हमारा ग्लूकोज बना या सुक्रोज बना, इसको कंपेनियन सेल में भेजा गया, ये जो कंपेनियन सेल है। फिर कंपेनियन सेल से ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स में गए, कंपेनियन सेल से ये सीव ट्यूब एलिमेंट में गए। ये अब सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ साथ जाइलम लगा हुआ है, तो जाइलम से वाटर आ जाता है, डिफ्यूज़न होएगा ही, क्योंकि इधर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और ये सुक्रोज बन रहा है तो इसमें कंसंट्रेशन लो है। अब वाटर आएगा तो फिर वाटर आने के बाद मिक्स होके उसका मूवमेंट होएगा, जहाँ डेफिशिएंसी है वहाँ जाएगा, वापस से कंपेनियन सेल में आएगा, कंपेनियन सेल से वापस जहाँ रिक्वायरमेंट है रूट सेल में वहाँ ये ग्लूकोज जाएगा, एंड देन वापस से रूट से वाटर जैसे एब्जॉर्व होके जाइलम से ऊपर। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। वन मोर डायग्राम विच शोज ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ से वाटर और मिनरल्स सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ये एब्जॉर्व हुए रूट हेयर से, इनका मूवमेंट हुआ ऊपर जाइलम के थ्रू, देन लीव्स में गए, लीव्स से ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे ये वाटर और मिनरल्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, देन वहाँ पे सुक्रोज बनेगा। ये सुक्रोज का मूवमेंट नीचे रूट की तरफ होता है, ठीक है, और ये वाटर इसमें मिक्स होके
उसको रूट तक पहुँचा। हमारी पिछली वीडियो के क्विज़ के फीचर कमेंटर हैं सारांश मौर्य। इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि पीसीटी और डीसीटी किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे।